मैं देश को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। काश इतनी तवज्जो साइंस पर लगाते तो हम भी चांद पर होते। वो कुछ लोग कहते हैं ना, उनके हिंदुस्तान के बल्कि कुछ नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। ये आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिखती है और ज़मीनी स्तर पर भी ये चीज़ें दिखती है। पहले भारत की इकनॉमी टॉप 10 में थी, अब वो टॉप 5 में है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि अगर वो तीसरी टर्म में भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये इकनॉमी टॉप 3 में होगी। और भारत के प्रधानमंत्री सिर्फ कहते नहीं हैं, वो करते भी हैं। अब लोग कहेंगे कि मोदी जी कह रहे हैं तो ठीक ही होगा, अब वो गलत कैसे बोलेंगे। हाँ भाई, वो कह रहे हैं वो होगा। और अगली बार अगर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे तो आपको ऐसा वास्तविकता में देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ हमारे यहाँ भी 2-3 महीने के बाद इलेक्शन है, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टीज को हमने ये नहीं सुना कि भाई हम IMF से निकलेंगे, हम अपने पांव पे खड़े होंगे, भाई हम ये उदार वाला जो कशकोल लेके पूरी दुनिया में फिरते हैं ये हमें खत्म करना पड़ेगा, ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। इसके लिए पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। सारे का सारा मुल्क गिरवी है, इदारे गिरवी, जो 2 टांगों वाले जानवर इस मुल्क में फिर रहे हैं वो गिरवी, जो अभी पैदा होने हैं वो भी गिरवी, और ह्यूमन मटेरियल जो जिस किस्म का है, जिस लेवल का है, और इससे ज़्यादा घटिया क्या अप्रोच हो सकती है। इनका बस चले तो पूरे पाकिस्तान की चाइना कटिंग करके बेच बाज के निकल। नमस्कार दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब मोदी जी ने ये कहा कि हमारी इकोनॉमी टॉप 3 में हो गई अगले टर्म में अगर वो PM बनते। तो इस बात के लिए पाकिस्तान में चर्चा तेज हो गई है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा। मतलब हमारे देश में कोई भी न्यूज़ होती है, बड़ी हो छोटी हो या किसी टाइप की न्यूज़ हो, वह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है। क्योंकि जो जिनकी इकनॉमी भीख पर चलती हो, भीख के पैसे पर वहाँ के लोग पल रहे हों, मतलब पाकिस्तान में जो भी लोग हैं वो तो भीख के कर्जे पर पल ही रहे हैं, लेकिन उनकी आने वाली जनरेशन जो पैदा होंगी वो भी भीख के कर्जों के तले दबी रहेगी। मतलब उन लोगों ने एक ऐसा इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम तैयार किया है कि भीख लेते जाओ काम चलाते जाओ, भीख लेते जाओ काम चलाते जाओ। बस इस इकोसिस्टम को फॉलो करके वो पिछले 74-75 सालों से जी रहे हैं। पहले तो उनको लगता था कि दुनिया उसे दामाद बनाकर पूजेगी, कि हालत धोबी के कुत्ते की तरह हो गई, जो न घर का रहता है न घाट का रहता है। मतलब दोनों जगह से उसे लात जूते पड़ते हैं। और इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम पे ही शायद कहीं ना कहीं पाकिस्तान जिंदा है, क्योंकि जब भी पाकिस्तान में कोई भी परेशानी आती है, भूखमरी आती है, लोग मरते रहते हैं, तो कभी सऊदी अरब हेल्प करता है, तो कभी UAE हेल्प करता है, तो कभी तुर्की हेल्प कर देता है, और कभी कभी इन लोगों को एड के पैसे आते हैं। तो ये सब चीज़ें इन्हें हेल्प करती है ताकि ये लोग ज़िंदा रह सकें। आपने कभी सोचा है कि जब ये लोग बोलते हैं कि सारा पैसा हमारा ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी इनकी ISI लोगों में पैसे बांट रही होती है, भारत में आतंकवाद फैला रही थी, कैसे? सब इनका ड्रग्स का पैसा होता है। और ये जो ड्रग्स पंजाब, कश्मीर, इन सब इलाकों में भेजा जाता है, वहाँ से जो पैसा होता है इसकी ISI उस पर काम करती है। अब ये चर्चाएं तेज हैं, प्रधानमंत्री मोदी अगले बार अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या होगा। मतलब पाकिस्तानियों के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी भी चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आए। ये तो ऑब्वियस सी बात है, हर पाकिस्तानी चाहता है कि कांग्रेस की सरकार आए, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में आराम से कोई आतंकवादी भारत देश में घुस के बम ब्लास्ट करके जाता था। हर जगह आप अगर रेलवे स्टेशन पे जाते तो वहाँ पर लिखा होता था कि किसी भी सामान को मत छूना, उसमें हो सकता है कि बम हो। कई जगह हर साल कई जगह बम ब्लास्ट होते थे, कई जगह इस तरह की चीज़ें होती थी। लेकिन जब से भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में सत्ता आई है, तब से आप देखेंगे कि ये सब चीज़ें भारत में कम हो रही है, मतलब ना के बराबर हो गई है। और दुनिया भारत के प्रधानमंत्री का लोहा मान रही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है वो भारत में अब तक कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। और ये बात बहुत हद तक सही भी है।
उनके द्वारा लिए गए फैसले हमेशा देश हित में होते हैं। तो आइए हम इस वीडियो को देखते हैं। जमहूरियत आवाम के जरिए नुमाइंदे मुंतखब करने का नाम है, मगर हाल ये है कि आटे चीनी की कतारों में लगे अवाम की जो हैसियत है वो तमाशाई से ज्यादा नहीं रही। तो पाकिस्तान एक अनोखा मुल्क है जहाँ पे मीशत भी फौज जो है वो मशवरा देती है कैसे चलानी है, सियासत भी फौज के मशवरे से चलती है, समाजी काम भी, डेवलपमेंट के काम भी फौज बताती है। तो ये बस अवाम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। एक तरफ ये कह रहे हैं कि IMF से लोन मिल गया है, और चाइना ने भी कल जो है, आज मेरा ख्याल है जो $2.1 बिलियन का लोन था उसको 2 साल के लिए डेफर कर दिया है, और उन्होंने कहा इस पे एडिशनल जो है वो इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा। तो लोनों पे चल रहे हैं, कोई ठोस जो है प्लान नहीं है इकोनॉमी को पांव पे खड़ा करने के लिए। और इस सारे में जो है वो आर्मी चीफ बयान देते हैं रीअश्योर करने, क्योंकि अवाम को सियासतदानों पे तो इत्मीनान नहीं है, तो इसीलिए आर्मी चीफ को आके बयान देना पड़ता है ताकि लोगों को कुछ ना कुछ एतमाद हो कि भाई नहीं, फौज के चीफ ने कहा है तो कुछ शायद होगा। कि शहबाज शरीफ साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि मुल्क दिवालिया होता तो मेरे माथे और कब्र पर ता कयामत काला धब्बा लग जाता। मतलब दिस इज अनबिलीवेबल कि ये उन्होंने क्या बात की है। मैं थोड़ा सा देखने लग पड़ी कि अच्छा, अब लेकिन ये अनबिलीवेबल इसलिए नहीं है कि कोई भी वजीर आजम ये कह सकता है कि अगर कोई वजीर आजम होगा और उसके दौर में मुल्क दिवालिया हो जाता है तो ऑब्वियसली उसके माथे पर, कब्र तक नहीं पहुंचते, उसके माथे पर तो काला धब्बा लगता है ना। तो उन्होंने कहा कि काला धब्बा लग जाता। अच्छा, फिर इन्होंने कहा है, मतलब ये कि थोड़ी सी फनी स्टेटमेंट्स भी हैं ये, लेकिन इस पे ये मेरा ख्याल है हंसने का नहीं बल्कि मातम करने का मकाम है, क्योंकि हमारे हालात तो यही है ना, जो बात वो कह रहे हैं वो तो है। उन्होंने कहा जनाब नाक से लकीरें लगवाई हैं, नाक से लकीरें तो लगवाई हैं, लेकिन वजीर आजम जो इस वक्त के वजीर आजम वो ऐसे हैं कि जो सब कुछ बता देते हैं, कह देते हैं, तो वो ये बता रहे हैं जी। अच्छा, अब उन्होंने कहा ये कि मुल्क दिवालिया हो जाता तो रोटी और दवाई के लाले पड़ जाते, मुल्क की सनत पर कारी जरब लगती, मेरे माथे पर ता कयामत जो है काला धब्बा होता, और मेरी कब्र पर भी कतबा लगा होता कि मेरे जमाने में ऐसा हुआ। मन यानी वो कब्र के कतबे तक पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि मेरी कब्र पर जो कतबा लगता ना, ठीक है, उसके ऊपर लिखा होता कि ये जो वजीर आजम था ना पाकिस्तान का, शहबाज शरीफ, इसके दौर में मुल्क दिवालिया हुआ है। स्यापा पे हुए हमारे जो मुल्क है उसके अंदर। अगर काम और फैसले वक्त पर ना हो और कानून होते हुए भी उसे मर्जी के मुताबिक तोड़ा मड़ोड़ा जाए तो बेचैनी, शुकूक व शुबात और क्या सराइयां जन्म लेती हैं, जिनकी लपेट में आज पूरा मुल्क आया हुआ है। भला सोचिए, हमारे यहाँ जो है ना एक ज्यादती जो लफ्ज़ों के साथ होती है, जमहूरियत, हम जिंदा कौम हैं, मतलब व्हाट इज दिस रबिश, कुछ शर्म हया नाम की चीज़ नहीं जी। ये एक आदमी का खौफ था जिसने इनको इकट्ठा किया, इसको इत्तेहाद नहीं, इट इज़ एन अरेंजमेंट। मैंने अभी कहा ना कि हम बड़े बड़े मुकद्दस लफ्ज़ों की बहुत तौहीन करते हैं। इत्तेहाद का क्या है? ये ठगों का एक टोला है, उनको पता है कि ये यहाँ वारदात डालनी है तो बस ठीक है, अच्छा सहमे हुए लोग हैं। अब कमाल की बात है, ये अकेले ही दौड़ के रेस में नंबर 1 आना चाह रहे हैं, कर लें, इसके नताज क्या होंगे आई कांट प्रेडिक्ट, आई एम नॉट श्योर। और मैं तो ये, मेरा तो बड़ा फेवरेट जुमला है कि ये जो जिस कीमे के जिन कीमे वाले नान खा के और जिस गोश्त की ये बिरयानी खा के ये वोट देते हैं, इनको पता नहीं कि वो इनके बच्चों की कीमे और वो बिरयानी की बोटियां इनके बच्चों की बोटियां होती, नहीं पता, इसीलिए जाहिल रखा है इन्होंने। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम पता क्या है, देखिए ये तो सब हम कहें कि डायलॉग है, या ये यानी ये जो कबर पे लिखा होता ना होता आज तक 75 ईयर्स में, या जो कुछ हो रहा है इस वक्त, अगर आप पिछले चंद साल उठा के देख लें, क्या उसमें जो जो कुछ हुआ है उसमें उसके ऊपर क्या हो जाएगा। कभी किसी के ऊपर बात आती है, सर जो एलीट क्लास है ना वो तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरती है, कोई ऐसी बात नहीं, सत्ती खा रहा है, उनको कोई नहीं कबर पे जाके कुछ करता वर्ता या कुछ होता, जो मर्जी कर लिया। भाई मुल्क 2 टुकड़े हो गया है जी, तो क्या कर लिया किसी ने, कबर पे क्या लगा के क्या हो गया। खैर,
अच्छा, तो ये फिर उन्होंने कहा है कि हमारा निज़ाम जो है फरसूदा है, बिजली की तरसील लाइन वगैरह वगैरह, इसमें फिर वो आगे भी बढ़े हैं। ये मिला जुला कर 450 अरब का मुल्क को नुकसान करते हैं। वो बिजली की बात कर रहे थे, जो सिस्टम चल रहा है इस वक्त। फिर उन्होंने कहा जो हमारा कर्जा है, गर्दिशी कर्जा जो है वो 2300 अरब रुपए है, जिसमें गरीब का कोई कसूर नहीं है। देखें, कह रहे हैं गरीब का कोई कसूर नहीं है, तो फिर क्यों गरीब क्यों पिस रहा है? बताइए, गरीब का कोई कसूर नहीं है तो नहीं पिसना चाहिए था। तो ये जो है ना मसला, पता क्या है, आगे जो है वो कह रहे हैं जनाब, जबकि गरीब जो है वो कहते हैं कि ये मुल्क इस हद तक पहुंचा, वो आज भी खुदा ना खास्ता आटा 1 लाख रुपए किलो भी हो जाए तो वो खरीद सकती है। अच्छा, ये क्या कहा? उन्होंने कहा है कि गरीब दिन भर मजदूरी के बाद घर वापस आता है तो उसे फैसला करना पड़ता है। जो गरीब बंदा है जब घर वापस आता है मेहनत मजदूरी के बाद, तो उसको फैसला करना पड़ता है कि आधी रोटी खाए या पौनी। मतलब मिसालें भी शहबाज शरीफ साहब ना बड़ी कमाल की निकाल कर देते हैं। आधी रोटी खाए या उसमें से उन्होंने कहा पौनी। अच्छा, चीनी खरीदे या दूध, ठीक है, दवाई कहाँ से लाए? लेकिन अशराफिया जिसकी वजह से ये मुल्क इस हद तक पहुंचा, वो आज भी खुदा न खास्ता आटा 1 लाख रुपए किलो भी हो जाए तो वो खरीद सकती है। अशराफिया की बात करें, एलीट, शहबाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब एलीट और अशराफिया कौन है? वजीर आजम साहब, ये जिनको आप कह रहे हैं इनको तो अवाम ये कहती है। आपका शुमार भी उसी एलीट में होता है ना। प्रॉब्लम ये है कि किसको कह रहे हैं सारे, किन्नू कह रहे हो तुसी, दसो तो सही। लेकिन अशराफिया जिसकी वजह से मुल्क इस हद तक पहुंचा, यानी अशराफिया ये कह रही है अशराफिया को कि ताड़ी वजह तो मुल्क इस पासे लग गया जी। मैं इस पे क्या कहूं? मैं इस पे क्या कहूं? आप मुझे बता दें, मैं इस पे क्या कहूं? आपने देखा कि पाकिस्तान में किस तरह से चर्चाएं हो रही है, किस तरह से बातें हो रही है कि अरे ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है। अब भाई इन लोगों को भीख मांगने से फुर्सत मिलेगी तब ना ये लोग अपनी इकोनॉमी सुधारेंगे। जो लोग बस पैसे को बंटवारे करने के फेरे में हमेशा लगे रहते हैं कि जैसे ही कोई लोन आएगा मेरा हिस्सा इतना होगा, मेरा हिस्सा इतना होगा, और सरकार नाम की होती है और जिसकी आर्मी सरकार चलाती है। आपको दुनिया में ऐसा ही पाकिस्तान ही मुल्क है जिसकी आर्मी सरकार को चलाती है। सरकार आर्मी को ऑर्डर नहीं देती, आर्मी ही सरकार को ऑर्डर देती है कि तुम्हें ये करना होगा, ये करना होगा, इसे वहाँ कर दो, उसे वहाँ कर दो। इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान में होती है और आपने 75 सालों से ये देखा है। और ये कोई नई बात नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें नहीं है, ये बहुत सालों से चली आ रही है और आगे आने वाले अनंत साल तक, जब तक पाकिस्तान मिट नहीं जाता तब तक ये सब चीज़ें चलती रहेगी कंटिन्यू। ये लोग भीख लेंगे, फिर उसे उड़ाएंगे, फिर एक बार भीख लेंगे, फिर उसे उड़ाएंगे। मतलब आने वाले दिनों में इनका एटम बम क्या, इनके कपड़े तक, इनके अंडरगारमेंट तक बिक जाएंगे। आपने कुछ महीने पहले सुना होगा कि ये लोग गधे बेच बेच कर अपनी इकोनॉमी चला रहे थे। अब सोचिए ऐसे दिन आ गए हैं इनके कि ये गधे बेचते हैं। और फिजा खलीफा तो हमेशा आलू टमाटर दाल प्याज की ही बात करती रहती है, आटे की ही बात करती रहती है, क्योंकि इसके दिमाग पर ऐसा शौक चढ़ गया है। शौक, इसका दिमाग इस कदर से शौक हो गया है क्योंकि इसने जिस लेवल की भूखमरी पाकिस्तान में देखी है, शायद उसने इस लेवल की भूखमरी इससे पहले नहीं देखी थी। इसलिए यह हमेशा दाल टमाटर आलू प्याज पपीते खीरे की बात करती रहती है। अब खीरे से मुझे याद आया कि इसका एक और यूज हो सकता है। आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर? अगर आपकी कोई राय या कोई विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।